नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी कुछ लोगों को सिर्फ उनकी जाति के कारण अपमान, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है? इन्हीं अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने बनाया एक सख्त कानून। उस कानून का नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कानून की पूरी डिटेल क्या है, इसमें कितनी धाराएँ हैं, क्या सज़ा है और आपके क्या अधिकार हैं अगर आप SC/ST वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं तो। पहली बात आ जाती है संक्षिप्त नाम की। तो इस अधिकार का संक्षिप्त नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। यह अधिनियम 1989 में अधिनियमित हुआ, यानी संसद ने इसे स्वीकृति दी। अब इसके परिचय की बात करते हैं तो अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो यह अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया और 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है कि अधिनियम कब लागू हुआ। 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकना तथा न्याय सुनिश्चित करना। यानी आज भी हमारे देश में व्यक्तियों को केवल उनकी जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत सारी ऐसी प्रताड़नाएँ हैं जिनको रोकने के लिए सरकार ने यह अधिनियम बनाया। अब सामाजिक संदर्भ में बात करते हैं कि सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के कारण दलितों यानी SC वर्ग और आदिवासियों यानी ST वर्ग के समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार है, यानी कि सभी व्यक्तियों को के साथ सरकार द्वारा भी एक समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों के साथ पहले से भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें भी ऊपर उठाने के लिए अनुच्छेद 15 और 17 इस अधिनियम की नींव है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ना ही धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं कर सकता, जैसे होटल, दुकान आदि। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए हम पीड़ित वर्ग के हित में एक अधिनियम पारित करते हैं। उसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अपराध निवारण अधिनियम 1989। और अनुच्छेद 17 भी इस अधिकार की नींव है, जो कहता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और ये एक कानूनी अपराध है। इसी को मद्देनजर रखते हुए SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया। तो संविधान में कौन से आर्टिकल इस अधिनियम की नींव हैं? तो आर्टिकल 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 17 जो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो, यानी कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अधिनियम की संरचना की। तो इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं और 23 धारा हैं। अब प्रारंभिक अपराध और दंड, विशेष न्यायालय, सरकारी जिम्मेदारियां, इन सब का ये 5 अध्याय में वर्णन किया गया है एक एक करके। और 23 धाराएं हैं जिसमें विस्तृत प्रावधानों सहित इस अधिनियम की पूर्ण जानकारी दी गई है कि किस किस प्रकार की गतिविधियों को अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द से क्या तात्पर्य है, उसके बाद यह कहाँ कहाँ लागू होता है। तो यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। धारा 3 क्या कहती है? SC/ST के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों की सूची प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 3 SC/ST के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों की सूची प्रदान करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह धारा SC/ST वर्गों के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों की व्यापक सूची प्रदान करती है। परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछी जाने वाली धारा यही है। तो मानसिक अपमान, यानी आप किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी अपराध के अंतर्गत शामिल किया गया है। मानसिक अपमान भी अपराध है। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार, जैसे कि घर में मतलब पार्क में एंटर करने से रोकना, सार्वजनिक जलाशयों से पानी यूज़ करना, या फिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी का उपयोग करने से रोकना। तो सामाजिक बहिष्कार भी अपराध के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद आर्थिक उत्पीड़न, यानी आपने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या उनसे काम करा के उनको पैसे ना दिए, जैसे बहुत सारे आर्थिक उत्पीड़न के केसेस हैं, उनको भी इसमें धारा 3 के अंतर्गत अपराध में शामिल किया गया है। उसके बाद शारीरिक हिंसा, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना, अत्याचार करना, मारना, ये सब शारीरिक हिंसा भी अपराध के अंतर्गत शामिल की गई है। अब इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। तो इसमें से यह है कि विशेष न्यायालय, यानी कि इन अपराधों का जल्दी से निपटारण हो सके, जल्दी से जल्दी इस प्रकार की
गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सके, उसके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी जल्दी न्याय के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये फास्ट ट्रैक ट्रायल सुनिश्चित करते हैं, यानी कि जल्द से जल्द इन अपराधों पर कार्रवाई हो सके, दोषी को सजा दी जा सके एवं इस प्रकार की गतिविधियां कम हो सकें। इसके लिए सरकार ने विशेष न्यायालय की स्थापना की है। उसके बाद राज्य सरकार की क्या भूमिका है? पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको सुरक्षा देना, केस करने के बाद उसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा ना हो, आर्थिक सहायता देना, उसको पुनर्वास की व्यवस्था करना, एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य। यदि राज्य के संबंध में ऐसा कोई मामला आता है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस मामले की एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको सभी प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी और रिपोर्टिंग भी रखना है। उसके बाद इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया। तो सोशल मीडिया पर अपमान, डिजिटल माध्यमों पर अपमान सामग्री सम्मिलित की गई। 2015 में जो संशोधन किया उसके अंतर्गत अब सोशल मीडिया पर जो अपमान किया जा रहा है उसे भी इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी SC ST वर्ग के लोगों का अपमान करता है तो उसे भी सजा दी जा सकेगी। आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक उत्पीड़न के भी नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। SC ST महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर और विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह संशोधन अधिनियम को आधुनिक सामाजिक चुनौतियों के अनुकूल बनाता है और इसे मजबूती प्रदान करता है। यह अधिनियम 1989 में पारित हुआ था, तो तब इंटरनेट की इतनी पहुंच नहीं थी और ना ही सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हुआ था, तो उसके लिए उस समय प्रावधान बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी सबके पास पहुंचती गई और सोशल मीडिया पर भी सभी लोग सोशल मीडिया का भी उपयोग करने लगे, तो उस हिसाब से 2015 में संशोधन करके ये नई चुनौतियों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद 2018, तो अब बात करते हैं 2018 के संशोधन की। तो 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में एक केस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कुछ गाइडलाइंस दी थी, जैसे कि गिरफ्तारी से पहले जांच हो, जैसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो उसकी पहले इंक्वायरी हो। उसके बाद सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले अनुमति हो, जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की परमिशन लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद अग्रिम जमानत की भी संभावना, यानी कि उस व्यक्ति को उस केस में जमानत भी दी जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, बट फिर लोगों को लगा कि ये अधिनियम थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो 2018 में संसद ने फिर से इसमें संशोधन किया। तो फिर क्या संशोधन किया कि प्राइमरी इंक्वायरी की ज़रूरत कोई नहीं है, आपको कुछ जांच नहीं करनी है। आप ऐसी एफआईआर दर्ज करने के बाद आप व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं और इसमें किसी अधिकारी की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और अग्रिम जमानत का जो प्रावधान लागू किया गया था उसे भी हटा दिया, अग्रिम जमानत भी नहीं हो सकेगी, यानी कानून को और स्ट्रिक्ट बनाया। इस केस की वजह से लोगों को लगा कि इस केस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये कानून और कमज़ोर हो गया है। लेकिन फिर संसद ने 2018 में एक और संशोधन लागू करके इस कानून को और अधिक स्ट्रिक्ट बना दिया। उसके बाद कन्हूभाई परमार बनाम गुजरात राज्य का केस हुआ। कन्हूभाई, यहाँ कन्हूभाई करना है आपको, कन्हूभाई बनाम गुजरात राज्य का केस था। उस केस में यह लागू किया गया कि अधिनियम केवल तभी लागू होगा जब पीड़ित व्यक्ति वास्तव में SC ST वर्ग से संबंधित हो, और यह अधिनियम केवल SC ST वर्ग से बाहर के जो वर्ग हैं उनसे इनको बचाने के लिए लागू हुआ, यानी कि आपस में एक दूसरे पर इस एक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अर्थात कोई व्यक्ति SC से है तो वो ST के खिलाफ इस कानून का यूज़ नहीं कर सकता, इसी प्रकार कोई ST से है वो SC के खिलाफ नहीं कर सकता, साथ ही SC ST के खिलाफ नहीं कर सकता और ST ST के खिलाफ नहीं कर सकता। ये कानून ST ST वर्ग के बाहर के व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी कि ये लोग बाहर के व्यक्तियों पर केस कर सकते हैं, स्वयं इसी वर्ग के लोगों के खिलाफ इस कानून का यूज़ नहीं कर सकते। और सुभाष काशीनाथ महाजन केस में अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध को चुनौती दी, यानी कि इस केस में ये हुआ था कि आप अग्रिम जमानत दे सकते हो, लेकिन फिर संसद ने संशोधन करके अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं और सीमाएं देखते हैं। तो कठोर प्रावधान, इस अधिनियम के अंतर्गत कठोर प्रावधान दिया गया है, गैर जमानती है, कठोर दंड की जो सीमा है वो अपराध के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि मिनिमम अपराध के लिए 6 माह की सज़ा कम से कम, अधिकतम 5 वर्ष या आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। उसके बाद आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि विशेष न्यायालय बनाए गए हैं जिससे जल्द से जल्द इन मामलों की सुनवाई की जा सके। पीड़ित केंद्रित है, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता पीड़ित को दी जाएगी, पुनर्वास जैसी सुविधाएं और आर्थिक सहायता भी। अब इस कानून की सीमाएं क्या है? संसाधनों की कमी है कि विशेष न्यायालयों की सीमित संख्या है,
उसके बाद कुछ मामलों में देरी भी हो जाती है। और दुरुपयोग के आरोप, यानी कि ये कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग करते हैं किसी को जानबूझकर फंसाने के लिए। ये इस अधिनियम की कुछ सीमाएं हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह अधिनियम यह 1989 का जो अधिनियम है वो किस किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो सबसे पहले यह अनुच्छेद 15 जो किसी भी आधार पर भेदभाव न करने का आश्वासन देता है संविधान में। उसके बाद अनुच्छेद 17, ये दो बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अस्पृश्यता अधिनियम आया था। अस्पृश्यता अधिनियम आया था कब? 1955 में, 1995 में। उसके बाद नागरिक संरक्षण अधिनियम भी, नागरिक संरक्षण अधिनियम भी आया था 1955 में। तो यह अनुसूचित जनजाति और जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, इन अधिनियमों और अनुच्छेदों पर आधारित है। साथ ही हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की परिभाषा पर। ये कहाँ दी गई है? अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति कौन होंगे? संविधान के अनुच्छेद 366, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जाति और खंड 25 में वर्णित लोग ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगे। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 366 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की परिभाषा देता है। उसी के आधार उन्हीं व्यक्तियों के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसके अलावा इस डेफिनेशन के बाहर के लोगों के लिए अनुच्छेद नहीं है। साथ ही साथ यदि कोई लोक सेवक इस मामले पे ध्यान ना दे, अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है, जिससे कि इस अधिनियम को और अधिक मजबूती मिले। तो कोई भी जो लोक सेवक है यानी कि सरकारी कर्मचारी, वो इस अधिनियम के खिलाफ दर्ज मामलों में कोई विलंब करता है या फिर उसे टालने की कोशिश करता है, तो फिर उसे भी दंड का सामना करना पड़ेगा। उसे 6 माह से 1 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है कोई विलंब करने पर या फिर इस मामले को टालने पर या कोई भेदभाव करने पर। हमने इस अधिनियम को अच्छे से समझ लिया गया है। अब एक क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो संसद द्वारा कब पारित हुआ? 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ। लागू कहाँ होता है? संपूर्ण भारत में लागू है। लागू हुआ कब? 30 जनवरी को लागू हुआ। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। उसके बाद इसकी नींव कौन कौन से अनुच्छेद अधिनियम है? तो आर्टिकल 15 संविधान का और आर्टिकल 17। 15 कहता है समानता का अधिकार, किसी के साथ भी भाषा, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। उसके बाद अस्पृश्यता अधिनियम आया। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और साथ ही साथ नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। ये इस अधिनियम से संबंधित अधिनियम और अनुच्छेद हो गए हैं। उसके बाद इसमें कितनी धाराएं हैं? धाराएं कितनी हैं? 23। अध्याय कितने हैं? 5। उसके बाद संविधान में SC/ST की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 366 के 24वें और 25वें खंड में। उसके बाद संशोधन की बात करते हैं तो 2015 में हुआ। सोशल मीडिया पर भी गाली गलौज इत्यादि को शामिल करके इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया। और हुआ 2018 में, जिसमें अग्रिम जमानत को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही साथ किसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति को भी अस्वीकार कर दिया गया कि इनकी अनुमति लेने के बाद ही गिरफ्तारी हो सकेगी। नहीं, गिरफ्तारी ऐसे ही हो जाएगी, किसी की अनुमति नहीं लेना पड़ेगा। ये 2018 में संशोधन किया और ये 2015 में सोशल मीडिया वगैरह को शामिल करके इसके क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि SC to SC लागू हो सकता है? यदि कोई SC का व्यक्ति SC पर ही केस कर दे तो नहीं, इस अधिनियम के अंतर्गत वो ऐसा नहीं कर सकता। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे अधिनियम क्या कार्य करता है, किस उद्देश्य से लाया गया, और पेपर से रिलेटेड भी हमने सभी फैक्ट्स में देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।